सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। एक्सक्लूसिव मेहमान हैं मियाँ जावेद लतीफ़, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक फेडरल मिनिस्टर हैं। जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है जी। मियाँ साहब, बड़ी अहम रात है। रमज़ान का महीना है, 27वीं शब है। कहा जाता है कि ज़्यादा चांसेस होता है कि 27वीं शब को जो है वो लैलतुल क़द्र मिल जाए। तो आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है, कुछ अहम तरीन बातों को हम चाहेंगे बड़ी हक़ और सच आवाम को बताएं इसमें। तो अच्छा है कि आपकी मौजूदगी और आपका साथ मिला, हमें बड़ी खुशी है सर। बहुत सारे PMLN के लोग भी, वर्कर भी, कारकुन भी, उनके अपने कुछ लीडर्स भी, उनको इन सवालों के जवाबात नहीं मिल रहे हैं और हम समझते हैं कि मियाँ साहब जावेद लतीफ़ साहब से इन सवालात का जवाब लूँ। जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, PMLN ज़ाहिर है इस वक्त लीड कर रही है और वो हुकूमत चला रही है और छोटी मोटी सियासी जमातों को लेकर वो हुकूमत कर तो रही है, लेकिन उसको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। और पाकिस्तान की अहम बड़ी सियासी जमातें, जिनमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी बतौर वज़ीर आज़म सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन अहम ओहदे उन्होंने सब अपने पास ले लिया है। काबीना में वो मौजूद नहीं है, इन्हें ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है मौजूदा हुकूमत के हवाले से। तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। हालांकि यही सवाल हमारा आना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में हमने सुना था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। जी जावेद लतीफ़ साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरा पहला सवाल है, इसके लिए बहुत सारे लोग, पाकिस्तानी अवाम, ख़ुद PMLN के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, इस बात को अभी तक हज़म नहीं कर पाए हैं कि लंदन से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चलते हैं, पूरा प्रोटोकॉल उनको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म का मिलता है, कहा भी जाता है, फिर यहाँ आते हैं, जलसों में भी ये ऐलान होता है। फिर हमने बड़े बड़े इश्तहारात देखे, उसमें था कि पाकिस्तान को नवाज दो, और फिर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, और फिर नवाज़ शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट मौजूद है और ये बिल्कुल क्लियर था पूरी दुनिया को और हम सब को कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे और वो जीत भी गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ सर, ऐसा क्या हुआ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने और एकदम शहबाज शरीफ का ऐलान हो गया? हाँ डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये उस वक्त से सिलसिला या उस वक्त से देखना आप शुरू करें जब अदारों में बैठे लोगों ने ये कहा कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, और हमारा पब्लिकली डाउनफॉल उस वक्त से शुरू हो गया जब हमने एतमाद किया इस बात पे कि हमारी रियासती अदारों से कोई खुदा न खास्ता जंग तो है नहीं, रियासती अदारों से हमारी लड़ाई नहीं है, रियासती अदारों में बैठे लोगों के गलत फ़ैसले या ताकत के गलत इस्तेमाल या आइन कानून के हदूद से बाहर निकल के जो वो फ़ैसले करते हैं तो उसका नुकसान रियासत को पहुंचता है। और जब रियासत को नुकसान पहुंचने का या सियासी मुदाखलत का एतराफ़ कर लिया जाए तो फिर हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई, हमारा वो इख्तलाफ ख़त्म हो गया, हमने अपना काम शुरू कर दिया। और इस उम्मीद से कि इंशाअल्लाह अब अदारे जो हैं, और ख़ास तौर पर एक अदारे ने पब्लिकली अनाउंस किया, हाँ ये बात दुरुस्त है कि दूसरे अदारे में बैठे लोगों ने अपने फ़ैसलों से या पब्लिकली ये गुफ्तगू ना की और वो वहीं के वहीं खड़ा अदारा रहा, बल्कि ये कहना चाहिए कि दूसरे अदारे से जो सहूलतकारी एक अदारे से ख़त्म होने जा रही थी वो बढ़ गई दूसरे अदारे से, जिसकी वजह से हमें शिकायत पैदा हुई। 2022 में
इंटरम पीरियड के लिए कौमी हुकूमत बनी 18 माह की। डॉक्टर साहब आपको याद होगा मैं कैबिनेट मेंबर होते हुए भी ये कहता था कि इसको सहूलतकारी आज भी मैसर है, और आप जैसे दानश्वर सवाल करते थे कि भाई आप हुकूमत में हैं और फिर भी ये बात कह रहे हैं कि अपना सहूलतकारी उसको है तो फिर आप बताते क्यों नहीं हैं? और ये कैसी हुकूमत है कि आज भी दूसरे आपके मुखालफ को सहूलतकारी मैसर है? फिर आपने उस वक्त यकीन किया जब 9-10 मई हो गया, और 9-10 मई जब हो गया तो उस अदारे ने अपने अंदर ख़ुद एहतसाबी की। हालांकि तमाम अदारों के अंदर ख़ुद एहतसाबी का तरीक़ाकार मौजूद होता है। वो अलग बात है कि अपनी ज़रूरत या मर्ज़ी के मुताबिक या वक्त के मुताबिक वो उसको इस्तेमाल करते हैं, मगर इस दफ़ा हुआ वो एक ताकतवर अदारे के अंदर ख़ुद एहतसाबी। हमें तोक़ो थी कि दूसरे अदारे के अंदर भी सर मैं मेरे सवाल को बहुत लंबा हो जाएगा सर, मुझे मेरे सवाल क्विक चाहिए सर। लोग सुन रहे हैं, आपके वर्कर भी सुन रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का तय करके शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, उसकी क्या वजूहात है सर? ये ज़रा बता दीजिए सर। इदारों की बात तो मैं आगे चल के आपसे करूँगा सर। अगर डॉक्टर साहब ये आप पूछना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ साहब समेत मुस्लिम लीग के कायद से लेके वर्कर तक कोई शख्स भी हुकूमत जो 8 फरवरी के नतायज बने थे या बनवाए गए थे उसके बाद हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं था। उसमें आज के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं। मगर जब हमने ये अनाउंस किया कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे तो अगले दिन ही जो 804 नंबर कैदी है, हालांकि होना तो ये चाहिए, कभी आपने देखा था कि नवाज शरीफ से हर रोज़ किसी की मुलाकात हो सकती हो? 8 दिन बाद मुलाकात जेल के अंदर उसकी बेटी जो उसी जेल में रह रही होती थी, 8 दिन बाद जब उनकी फैमिली मिलने जाती थी तो तब होती थी। मगर यहाँ सहूलत पूरी थी। अगले दिन स्टेटमेंट आ गया इमरान खान साहब का और पीपल्स पार्टी का, दोनों का, कि हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम और रियासत जो मालियाती अदारों से डील करना थी या दीगर इश्यूज़ जो पाकिस्तान को गर्दाब में फंसाए हुए थे, कोई हुकूमत ना बनाता तो मजबूर किया गया जिन्होंने हमें, या वही एक तरतीब दी गई या वही एक मैनेजमेंट की गई जो 18 माह की हुकूमत हमें। सर यहाँ रोकूंगा। देखिए, अगर हुकूमत आपको दी गई तो हुकूमत तो मिल गई आपको। मेरा सवाल यह है ही नहीं। बिल्कुल आपको पीएमएलएन ने हुकूमत ली, किस तरह ली आपने उसका थोड़ा सा आइडिया बता दिया कि मजबूर किया गया आपको। अब सवाल यह है कि सर हुकूमत नवाज शरीफ ने क्यों नहीं ली, शहबाज शरीफ ने क्यों ली? मेरा सवाल ये है जिसका आप सही जवाब मुझे दे दें। आ जाए इसी पे आ जाए डॉक्टर साहब, 2/3 अक्सरियत रखने वाला नवाज शरीफ 3 बार जिस तरह हटाया गया, जिस तरह डॉन लेक्स और जिस तरह बाकी इश्यूज़ बना के, नॉन इशू बना के नवाज शरीफ को हटा दिया जाता, और यहाँ तो भाई सादा अक्सरियत भी हमारे पास नहीं थी, और हम क्या वजूहत थी कि सर सादा अक्सरियत आपको क्यों नहीं मिली? चलें सर, मैं ये सवाल है जरा सर तेज चलते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं और जावेद लतीफ़ साहब सच बोलते हैं। आपको सादा अक्सरियत क्यों नहीं मिली, क्या वजूहत है? आप डॉक्टर साहब, आप भी सच सुनना पसंद करते हैं और अपने सच पे इजहार भी करते हैं। जी सर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी से पहले इंतखाबी कैंपेन जब चल रही थी और जब नवाज शरीफ आए थे और उन्हें जो अदालतों से 5-6 साल बाद, 7 साल बाद जो बेगुनाह होते हुए रिलीफ मिला, आपको याद होगा एक तूफ़ान मचा हुआ था कि ये लाडले हैं। कहा गया कि देखें जी किस तरह उनको रिलीफ दिया। हाँ है तो ठीक, मगर देखें स्पीड बहुत है। फिर आप सर हमारा 10 मिनट हो गए एक सवाल पे, 10 मिनट हो गए कि नवाज शरीफ साहब
एक सेकंड मुकम्मल तौर सिर्फ सर माजरत के साथ जी सर बताएं बताएं। नहीं डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब सवाल आपका हक है मगर जवाब मुझे देने दें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिंध में आज जिस जमात की या बलूचिस्तान में जिस जमात की हुकूमत है वो लोग, और खैबर पख्तूनख्वा में आज जिनकी हुकूमत है वो लोग, और एक आज़ाद शख्स जो किसी जमात से तल्लक नहीं रखता था, इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ पर तनकीद बग़ैर किसी वजह के इल्ज़ामात, एक माहौल कैसे बनाया जा रहा था और फिर आफ्टर इलेक्शन उनको किस तरह नवाजा गया, इसका जवाब आप मुझे दें। चले मैं ये सवाल रखता हूं कि क्या मैं ये समझ पाऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, क्या ये मान लूं? बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी। और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का फैसला पहले हो चुका था इलेक्शन से पहले? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल यह है कि शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा दबाव पे लिया, क्या दबाव पे लिया, यानी दबाव डाला गया कि आप हुकूमत लें और वजीर आजम बने। मैंने आपको कह दिया कि जिन हालात में जो हमने तो ये कहा था कि भाई आपने जैसे कैसे भी एक जमात को अक्सरियत दे दी तो उसी को हुकूमत बनाने दें भाई, हम क्यों हुकूमत बनाएं? तो आप पर दबाव डाला गया और आपको कहा गया कि आप वजीर आजम। तो अच्छा एक सवाल सर करके मैं बहुत अहम सवाल पे आऊंगा, वो ये है कि आप समझते हैं कि ये जो भी मैंडेट आपको मिला था 8 फरवरी को, ये हकीकी मैंडेट है या आप ये इलेक्शन हार चुके थे और जबरदस्ती आपको ये मैंडेट मिला है? क्या कहेंगे सर? देखें डॉक्टर साहब, यहां पिक एंड चूज हुआ है। यहां मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मुस्लिम लीग को 2/3 अक्सरियत ना मिलती मगर सादा अक्सरियत बड़ी अक्सरियत से मिलती। अगर ये फेयर फ्री इलेक्शन होते, अगर इलेक्शन से पहले सहूलतकारी इमरान खान की ना की जा रही होती, अगर नवाज शरीफ के लिए जो मसाइल खड़े किए जा रहे थे या ये तासर जो मिला लोगों को, हमारे वोटर सपोर्टर को, कि शायद निगरान सेटअप जो है वो हमारा है, शायद वो हमें सहूलत दे रहे हैं। भाई हमें जिस तरह मर्जी फेस करना पड़ता 2018 को हमने फेस किया था ना, हमारा वोटर सपोर्टर जान देने के लिए तुल गया था, मगर यहाँ तो हो उल्ट रहा था, मगर तासर ये दिया जा रहा था या मिल रहा था या हमारे मुखालफिन ये कह रहे थे कि ये हुकूमत इनको दी जा रही है या आइंदा हुकूमत। सर आप बताएं ना, आप बताएं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि ये मैंडेट जो अभी मिला है ये हकीकी मैंडेट है आपका या आपको ये मैंडेट बना कर दिया गया है हुकूमत के लिए? मैंने डॉक्टर साहब मैंने तो जो कहना था मैंने आपको तफसील से कह दिया। अच्छा सर आप यहाँ पर एक बात मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं, इदारे को ठहराते हैं, लेकिन सर चंद सीनियर तरीन PMLN के जो लीडर्स हैं, जो साबिक आपके वज़ीर भी रहे हैं, वो आपके उनसे जब गुफ्तगू होती है तो ये गुफ्तगू मैं आपके सामने कोट करता हूँ, नाम तो मैं नहीं कोट कर सकता, वो पहले से तैयार थे कि अगर वज़ीर आज़म बनेंगे तो मियाँ नवाज शरीफ नहीं शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफ बनेंगे और PMLN के लिए मुश्किलात होंगी और अब हम इस पोजीशन पे नहीं हैं कि हम जेलें काट सकें। जी सर क्या कहेंगे? आपके अपने खुद लीडर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देखना चाहते थे? नहीं डॉक्टर साहब, आप जिसको जो आपको कह रहा है उसका नाम कोट करें या उससे पूछें, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सादा अक्सरियत हमें ना मिली जैसे भी, वो मैं कह चुका हूँ, तो उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि हम नवाज शरीफ को हुकूमत करने का कहते। वजह यह है
हम तो शहबाज शरीफ को हुकूमत बनाने का नहीं कह रहे थे वो, और ख़ुद भी वो नहीं बनना चाह रहे थे। तो हम नवाज शरीफ के लिए इतना बड़ा जो हमारे साथ जो कुछ हो रहा था उसके बावजूद हम नवाज शरीफ को क्यों कहते कि ये हुकूमत बनाएंगे? सर 16 महीने की हुकूमत आपने ली और उसका नुकसान आपको इलेक्शन में हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया, आप लोगों ने भी बहुत सी जगहों पे। अब जो आपने हुकूमत ली है, नवाज शरीफ ना चाहिए शहबाज शरीफ, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आप डिलीवर नहीं कर सके तो अगला इलेक्शन में पीएमएलएन कहां खड़ी होगी सर? डॉक्टर साहब, अब डिलीवर करने से बात आगे निकल गई, जमात की मकबूलियत से काम आगे निकल गया। बात यह है कि अगर आज जिस जज्बे से शहबाज शरीफ ने ख़ुद को पेश किया है, या जिस जज्बे से अदारों में बैठे लोगों ने ख्वाहिश की है कि मुस्लिम लीग हुकूमत बनाए, और जिन लोगों को साथ कैबिनेट का हिस्सा बनवाया है, हमारी दुआ है कि उनके तजर्बे से, हमारी नीयत से, सबकी जद्दोजहद से पाकिस्तान इस गर्दाब से निकल जाए। भले उसका क्रेडिट मुस्लिम लीग को ना मिले। निशानदेही तो कर दीजिए कि कैबिनेट में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती लाए गए हैं, ज़रा बताएं ना सर। ये तो सर आज तो वैसे भी सर डॉक्टर साहब चस्का ना लिया करें। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये बातें रोज़ होती हैं डॉक्टर साहब, और उनको दोहराने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि हम एक अच्छी नीयत से, हम एक अच्छी ख्वाहिश से अपना सब कुछ कुर्बान करके रियासत को गर्दाब से निकालने के लिए अगर ये खड़े हैं, तो फिर आप भी दुआ करें आज के रात की बरकत के हवाले से ही कि कम से कम पाकिस्तान इस गर्दाब से निकल जाए। भले इसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को ना मिले, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ डॉक्टर दानिश साहब कि खुदा ना करे माजी के तजर्बात जो हम देख रहे हैं, या जिस तरह का ये अरेंजमेंट है, अगर खुदा न खास्ता ये नाकाम होता है तो उसका डिस्क्रेडिट भी फिर मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ेगा। यहाँ पे रोकूंगा एक ब्रेक के लिए सर, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था। 16 महीने पे जो नून को फेस करना पड़ा, जबकि उसमें पीडीएम की 13 सियासी जमातें थी, यहाँ तो खुद पीएमएलएन अकेले है, और बकौल आपके कि बहुत सारे मिनिस्टर्स को या लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो उसके बाद क्या होगा अगर ये नाकाम होती है? एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, हमारे साथ जावेद लतीफ़ साहब हैं। जावेद लतीफ़ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जावेद लतीफ़ साहब, ज़रा ये बताइए कि नून लीग ने अनवारुल्लाह काकड़ को और मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाया, इनका पीएमएलएन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरा ये सवाल है सर कि मुस्लिम लीग नून ने इनको जो सेनेटर बनाया है, क्या क्वालिफ़िकेशन थी, किस बुनियाद पे बनाया? और अब सवाल लोग करते हैं कि वोट को इज्जत दो, मियां नवाज शरीफ का वो बयानिया कहाँ गया? देखें डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ का बयानिया भी वही है और नवाज शरीफ खड़े भी वही हैं। वोट को इज्जत दो मतलब क्या है कि आप वोट के जो उसका एहतराम करो। आप वोट को इज्जत दो का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अदारों पे हमलावर हो जाओ। वोट को इज्जत दो का मकसद ये है कि भाई हर अदारा अपनी डोमेन में रह के काम करे। और मैं आपको ये कह चुका हूँ कि जब वो अदारे की तरफ से ये बात आ गई, पब्लिक कर दी गई कि हम पॉलिटिकल हो गए, हम मुदाखलत सियासी नहीं करेंगे, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि हम कोई इंडिया के अदारों से जंग लड़ रहे हैं या इंडियन अदारों से हमारा कोई इख्तलाफ था कि हम तहरीर लेते कोई, या हम ये कहते कि आपका ग्रंटर कौन होगा। सर खुदा के लिए आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत आपको दी गई है, आपके पास इतना मैंडेट नहीं था, फिर भी आपको हुकूमत मिल गई, पीएमएलएन की हुकूमत है इस वक्त। और दूसरी बात यह है कि मेरा सवाल ये है कि पीएमएलएन ने जो मोहसिन नकवी और आपके अनवारुल्लाह काकड़ को टिकट दिया, ये जितवाया, उसका वजह बताएं सर, उसकी वजह।
नहीं नहीं डॉक्टर दानिश, इस तरह मुनासिब नहीं होता। जो आप सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, मगर ये भी आपने सवाल किया है तो मैं उसका पहले जवाब दे रहा हूँ आखिरी हिस्से का। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अदारों के अंदर बैठे लोगों की अगर पॉलिसी बदल जाए तो हम किसी तौर पर भी ये तो नहीं कहेंगे। तो आपको किसने कहा है कि आप इदारों की बात माने? सर नहीं मानते, आप हुकूमत नहीं लेते। आप अनवारुल काकड़ को अगर आप कह रहे हैं कि काकड़ साहब और जनाब नकवी साहब को जबरदस्ती डाला गया है, अगर आप ये कहते हैं तो क्यों लिया? आप नहीं लेते, आपने क्यों लिया सर? मेरे से ओ भाई मेरी बात सुने, इसमें झगड़ा नहीं है कोई। आपने सवाल किया है, मैंने आपको उसका जवाब दिया है। आपको पसंद नहीं आया या आ जाए, मेरी गारंटी या मैं गारंटर तो इस बात का नहीं हूँ कि हर सूरत आपको पसंद जो बात आए वो कहूँ। नहीं, मैं तो सर आपसे सवाल का जवाब हासिल कर रहा हूँ सर, प्लीज मेहरबानी कीजिए। मोहसिन नकवी और तीन दफा यार बात सुन लेना डॉक्टर साहब। एक सेकंड यार। जी सर ये आप 25 मिनट की गुफ्तगू में तीसरी दफा यही सवाल कर रहे हैं और 3 दफा मैं पहले जवाब दे चुका हूँ आपको। नहीं सर, सवाल ये नहीं है, अरेंजमेंट है भाई। अच्छा तो ये अरेंजमेंट जो है आप समझते हैं कि, लेकिन सर ये तो सवाल उठ रहा है वजीर आजम पे ना, उनकी काबीना पे है। तो क्या मतलब है कि वजीर आजम अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है सर मियाँ शहबाज शरीफ साहब? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह आप चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं उसमें कोई फ़ायदा आपको शायद हो, मगर रियासत को या सुनने वालों को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपसे ये कह चुका हूँ कि आज भी हमारे पास अक्सरियत नहीं है। आज भी कोई अक्सरियती जमात हुकूमत बनाना चाहती है तो भाई बिस्मिल्लाह करें, आएँ बना लें। ये तो इतराज़ तब हो जब हम कहें कि नहीं अब हम बैठ गए हैं, अब हमें कोई ना हिलाए। ओ भाई हमें आज भी शौक़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि जिस तरह का भी ये अरेंजमेंट था उसके नतीजे में ये हुकूमत बनाना मजबूरी बना। मजबूरी में हम डिलीवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमसे कोई बेहतर डिलीवर कर सकता है तो बिस्मिल्लाह भाई, आओ पाकिस्तान के लिए कर लो भाई। नहीं सर, आपकी बड़ी अच्छी बात है, आपकी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर मेरा एक सवाल तो है, ये जवाब दे दें आप। अरेंजमेंट तो है, लेकिन क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज ए वज़ीर आज़म, चीफ एग्जीक्यूटिव अपने फैसले करने में आज़ाद हैं या नहीं है? बस इसका तो सर दो ही जवाब हो सकते हैं। ये जाके फिर डॉक्टर दानिश साहब, अगर मेरी बात किसी की आपको समझ नहीं आ रही तो मैं यही कह सकता हूँ फिर प्राइम मिनिस्टर से आप खुद जाके पूछ लें। अच्छा चले सर, मैं सर चले एक सवाल और अच्छा सा करता हूँ। मुझे ये बताएं सर कि क्या वजूहात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपकी क्या समझ है सर, मैं चाहता हूँ आपकी बात समझ में आए मुझे भी और लोगों को भी, कि पीपल्स पार्टी ने PMLN को हुकूमत बनाने के लिए तो सपोर्ट की और उसके एवज़ उन्होंने बहुत अहम ओहदे अपने पास ले लिए, सदर भी ले लिया, चेयरमैन सेनेट भी ले लिया, गवर्नर्स भी ले लिए, बलूचिस्तान हुकूमत भी ले ली। तो PMLN ने ये सारी चीज़ें उन्हें दे दी। क्या वजूहत है कि पीपल्स पार्टी काबीना का और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी? यार डॉक्टर दानिश साहब, अरेंजमेंट किसको कहते हैं? फिर हमारे पास कोई सादा अक्सरियत थी? नहीं थी। पीपल्स पार्टी के पास सादा अक्सरियत थी? नहीं थी। तो भाई आप मिल के अगर इस गर्दाब से, इस सिस्टम को बचाने के लिए, इस रियासत के लिए मिल बैठ के आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी आप परेशान हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको चाहें आप कहें कि हुकूमत बना ले, हम देने के लिए तैयार हैं, मुल्क के लिए डिलीवर करें। मेरा सवाल ये है कि फंसे हुए हैं, काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बनी पीपल्स पार्टी? सर मैं पूछ रहा हूँ, हुकूमत में ओनरशिप क्यों नहीं ली? भाई आप ये सवाल नहीं, आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि उन्होंने आईनी ओहदे क्यों लिए? आप उनसे सवाल करें। तो आपने दिए होंगे। मेरे से तो सवाल आपका बनता ही नहीं है। तो किसने दिया सर? आपने दिया है किसी और ने? ये तो उनसे सवाल करें ना। नहीं, दिया किसने सर? हुकूमत तो आपके पास है सर।
और भाई मेरे जिस तरह मैं दुआ कर रहा हूँ आप भी दुआ करो कि जिस अच्छी नीयत से हुकूमत अरेंजमेंट के तहत ही बनी है तो उसको कबूल कर लिया गया है, डिलीवर करें, पाकिस्तान को इस गर्दाब से हम सब निकालने में कामयाब हो जाएं, खुदा करे। अच्छा ये सर, दुआ करें। ये बताएं, चले दुआ तो हमारी शामिल है, पाकिस्तान निकले किसी न किसी सूरत में निकले बहरहाल। लेकिन सर जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह समेत मुस्लिम लीग नून के कई अहम लोग शिकस्त खा गए, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग फुटेड थे और ये कहा जा रहा था कि इनकी जीत यकीनी है। ऐसा क्या हुआ सर? हाँ, जो शिकायत कुछ और लोग करते हैं वो मैं भी और बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके जो हैं वो फजल के अफजल मरवत साहब, उनका ही कुछ स्टेटमेंट सुन लें तो आपको पता चल जाएगा क्या बना हमारे साथ। सर वो तो पीटीआई के ही है ना सर, आप मैं तो बात करूंगा शायद आपको यकीन ना आए। नहीं सर, आप बताएं, हमें यकीन आएगा सर। बातों पे पहली जो मैंने पहले बातें की हैं उसका कौन सा आपने यकीन कर लिया है जो अब करना है? मैं इसलिए अपने मुखालिफ जमात के मेंबर की नहीं, हम तो आपकी बात पे यकीन करेंगे सर। आप बताएं सर, क्या वजूहत है सर? आप तो फिर जो अफजल मरवत साहब जो हैं पीटीआई के, जो उन्होंने कहा है वही हुआ है। अच्छा, अफजल मरवत साहब ने क्या कहा? यकीन माने सर, मुझे नहीं पता सर, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, वरना मैं जरूर कहता कि मुझे पता है और मैं दोहरा देता। तो आप बता दें उन्होंने क्या कहा। फिर मैं बता देता हूं। अफजल मरवत साहब के बकौल उन्होंने कहा है कि इन लोगों को हराया गया है। जो दो नाम आप ले रहे हैं वो नाम लेके कह रहे हैं कि इनको हराया गया, वो कह रहे हैं मेरी बात ही छोड़ दें। अच्छा सर, वैसे एक सवाल थोड़ा सा करना है सर, बता दें मुस्लिम लीग नून की एक्चुअल सीटें कितनी थी सर? जो जीती है उन्होंने सही मायनों में, वो कितनी सीटें थी? इससे ज्यादा थी जो अनाउंस हुई हैं। अच्छा, इससे ज्यादा थी। अच्छा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा सवाल है, जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त कहाँ हैं, क्या आखिरी है, मैंने निकलना है डॉक्टर साहब। सर मैं बस कुछ मिनट रह गए हैं सर। मियां नवाज शरीफ साहब का क्या फ्यूचर है? कर लें। उनका फ्यूचर क्या है सर? अब फ्यूचर क्या है उनका सर? मियां नवाज शरीफ साहब का आया वो अब किसी वक्त दोबारा वजारत उज़्मा पे आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, क्या होगा सर? ज़रा सब सुनना चाहेंगे पीएमएलएन के वर्कर्स। डॉक्टर साहब, खुदा उनको सेहत वाली दराज़ी उम्र अता फरमाए, वही वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के आइंदा होंगे और आइंदा इंतखाबात खुदा करे मुल्क के बेहतर माहौल में हों तो पाकिस्तानी कौम जिस तरह नवाज शरीफ की वापसी के लिए दुआएं करती थी, वोट उसी तरह देती नज़र आएगी। तो वो ज़रा इमरान खान का मुझे बता दें सर। इमरान खान साहब को 31 साल सज़ा है, अभी उनकी सज़ाएं बड़ी तेज़ी से सस्पेंड हो रही हैं, आप आगे क्या देखते हैं सर? सज़ाएं देने वक्त कितनी तेज़ी थी और क्या सहूलतकारी किसको आप कहते हैं और किस तरह वो मुअत्तल हो रही हैं? सहूलतकारी किसको कहते हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये सहूलतकारी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि क्या ये जो सवाल आ रहे हैं कि आइंदा अप्रैल में मई में मियां इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और सियासत में हिस्सा लेंगे और आज़ाद हो जाएंगे, क्या ये मुमकिनात में से है? उन पे तो बड़े केसेस हैं, 9 मई वाला केस भी है सर। यार देखें, 11 महीने हो गए 9 मई के वाक़े को, तो आज तक तो रियासत भीख मांग रही है भाई, रियासत भीख मांग रही है कि मुझे इंसाफ दो। तो मैं क्या कहाँ खड़ा हूँ या डॉक्टर दानिश कहाँ खड़े होंगे? फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो अगर आप कह रहे हैं कि फिर वो हिस्सा लेंगे, ये केसेस भी हैं, तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो सकता है, फिर आप देख ही रहे हैं। नहीं तो सर, अब एक चीज़ तो समझ में आनी चाहिए ना कि 9 मई का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या हुआ सर, और उसके ऊपर तो 51 लोगों को सज़ा हुई है इंसदाद व दहशतगर्दी से, लेकिन वो छोटे लोग हैं, कारकुन, मेजर कोई आदमी अभी तक सज़ा उसको नहीं मिली है। डॉक्टर साहब, ये सज़ा ना जो उनके छोटे वर्कर थे
उनको सज़ा देने में हमारा कोई हाथ है, और ना ही हम उन लोगों की जो ऑडियो वीडियो मौजूद हैं सबूतों के साथ, मेन उनकी जो लीडरशिप है उन पे आज तक अगर कोई हाथ नहीं डाला जा सका, तो डॉक्टर साहब मेरा तो बस नहीं ना चलता, ना मैं इस पोजीशन में हूँ, ना मेरा ये रोल है। मैं तो ये कहता हूँ कि अदारे कहाँ हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि रियासत को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा 11 माह में, तो फिर मैं और आप जहाँ खड़े हैं हमें अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अच्छा सर, ये जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? जिस तरह मैं 5 जजेस के नाम लिया करता था उसी तरह देख रहा हूँ आज भी। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा सर? क्योंकि आप हाई कोर्ट के 6 जजेस ने दबाव की बात की है और सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इसको देख रहा है, किस तरीके से इसको जो है वो आगे लेके चलेगी सुप्रीम कोर्ट, और इसका क्या आप सोल्यूशन देखते हैं? डॉक्टर साहब सोल्यूशन तो है अगर कोई देना चाहे तो। बात यह है कि आप 6 जजेस की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के 6 जजेस की। मैं 5 जजेस की बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। मैं नाम 5 जो लेता था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। फिर आप देखें कि अगर उस वक्त कोई एक्शन हो जाता तो आज 6 जजेस की हम बात ना कर रहे होते। और आज भी इसका सलूशन है, वो ये है कि 2 अदवार में जो कुछ ताकतवर लोगों ने किया, जो फैसला साजों ने किया, जो फैसला करने वालों ने किया, इन सब का आप यही जो आज खुद नोटिस लिया गया है, भाई कौम को सुख का सांस लेने दें, इसको इंटेरोगेट करें ताकि हर चीज़ लोगों के सामने आ जाए। फिर आप मेरे से सवाल करना कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं या नहीं। फिर आपको नवाज शरीफ, हाँ, 2 अदवार का एहतसाब दयानतदाराना आप कर दो, दोनों अदवार का। एक में पीटीआई की हुकूमत थी, एक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। दयानतदारी से इसका फैसला हो जाए तो नवाज शरीफ आपको चौथी दफ़ा 2 तिहाई अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनता नज़र आएगा। लेकिन सर ये क्या वजूहत है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है और फिर बाद में 12 जजेस बैठ कर वो बताते हैं कि जी उनको गलत हटाया गया था। लेकिन जिस तरह आपने सवाल उठाया और आप उठाते रहे ये पॉइंट कि ये उन 5 जजेस को जिन्होंने गैर आइनी फ़ैसला किया, गैर कानूनी फ़ैसला किया, इसके अलावा भी पाकिस्तान की जुडिशरी में बड़े गलत फ़ैसले हुए हैं माजी में भी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का देख लीजिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से भी है, जस्टिस मुनीर से। तो क्या वजूहत है कि सर अदालत में मौजूद इन जजेस के गलत फैसले पर इनका एहतसाब नहीं होता? यार मेरी बात ये है डॉक्टर दानिश साहब कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप जिक्र करते हैं, 44 साल बाद ये इतराफ़ हुआ है कि वो बेज़ाब्तगियाँ हुई थी या इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए थे। मगर 44 साल बाद क्या फ़ायदा भाई? मुझे ये बताएं कि आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी को कोट करके ख़त लिख रहे हैं, मगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ जो कुछ हुआ है, जिन्होंने करवाया है और जिन्होंने फ़ैसले दिए हैं, उनके मुतल्लिक़ एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा जाता? और फिर आप जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो आज खुद नोटिस लेने वाले हैं, क्या फैज़ाबाद धरने की जजमेंट उन्होंने नहीं दी थी? और फिर उसके खिलाफ रेफरेंस कौन फाइल करवाने वाला था और कौन सुनने वाले थे? मगर आज तक उसका तो तज़किरा नहीं हो रहा। फिर आप मुझे ये बताएं कि मैं जिक्र करता हूँ साकिब निसार साहब का या बंदयाल साहब का, इस दौरान पाकिस्तान की बर्बादी कर दी इनके फैसलों ने, मगर आज तक फैसले करवाने और करने वालों का कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर भी आप मुझे ये कहते हैं कि नवाज शरीफ कब वज़ीर आज़म बनेगा या नवाज शरीफ ने सियासत ख़त्म कर दी। ओ भाई करेगा, यहाँ क्या इंसाफ मिलता नहीं है, दबाव कम होता नहीं है, सहूलतकारी ख़त्म नहीं होती, और आवाम किधर जाएं भाई? क्या इन फ्यूचर आपको लगता है सहूलतकारी ख़त्म होगी सर? एक ही तरीका है कि मैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से दस्त बदस्त गुजारिश करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से
कि खुदा के लिए तारीख़ में ज़िंदा रह जाएं, कौम को एक मंजिल की एक पटरी पर चढ़ा जाए ताकि लोग एतमाद से अपना दोबारा से काम शुरू करें पाकिस्तान की बेहतरी का, इस एतमाद से कि अब इंसाफ मिलेगा, अब ताकतवर मारेगा नहीं, अब सहूलतकारी नहीं होगी, अब आइन कानून की बालादस्ती होगी। उसका मरकज़ है, उसका एक हल है जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के पास मौजूद है कि दोनों अदवार के लोगों को बुला के जो इंसाफ बनता है वो दे दिया जाए। कौम फिर इंशाअल्लाह ताला इस गर्दाब से मुल्क को निकाल लेगी। वाह क्या बात है सर। एक सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन्हीं बातों से निकलता है। पाकिस्तान जो 76 साल में खड़ा है उसके असल जिम्मेदार कौन है सर? देखें, पाकिस्तान आज तक तमाम खराबियों के बावजूद खड़ा है तो पाकिस्तानी कौम की अटूट मोहब्बत है। अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत है पाकिस्तान की सरजमीन की कर रहे वो लोग। वो अदारों में बैठे हैं, वो सिविलियन हैं, वो सहाफ़ी हैं, वो मज़दूर है, वो मेहनत कश है। तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग, तमाम तबकों से लोग जो हैं वो इससे मोहब्बत करते हैं। तमाम नाइंसाफ़ियों के बावजूद, तमाम जो उनको बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जाता है, तमाम महरूमियों के बावजूद वो इश्क करते हैं, लाजवाल इश्क करते हैं इस रियासत से, इसलिए ये खड़ा है। मगर अब हमें कुछ सोचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, सोचना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा सा पंजाब पे मरियम नवाज साहिबा पे बात कर लेता हूँ। पंजाब की पहली वज़ीर खातून है, कैसे देखते हैं सर वो जो इस वक्त काम कर रही हैं, किस किस्म की मुश्किलात उनको वहाँ पेश आ रही होगी? डॉक्टर दानिश साहब, 1 महीना हुआ है पंजाब हुकूमत को। आप इस पंजाब हुकूमत का 1 महीना जो मरियम नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला काम कर रही हैं, इसका मुआजना आप 2 अदवार से करें पंजाब के जो वज़रा आला रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा किसी ने डिलीवर नहीं किया। आपको मुआजना करना होगा नवाज शरीफ के वो 2 अदवार, आपको मुआजना करना होगा शहबाज शरीफ के वो 3 अदवार जो पंजाब के वज़ीर आला रहे, उनसे मुझे तो कम से कम बेहतर नज़र आ रहा है। वाह भाई वाह। सर आखिरी सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है कि लोग कहते हैं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर सूबों में तो कामयाब होता है, मरकज़ में नहीं। मरकज़ में एक बड़े पॉलिटिशियंस को लीडर की ज़रूरत होती है और वो मियां नवाज शरीफ थे, उनकी ज़रूरत थी। क्या कहेंगे सर? नहीं डॉक्टर दानिश साहब, ये मैं पहले भी कई दफ़ा इकरार कर चुका हूँ कि 18 माह की कौमी हुकूमत जो थी, जिसका स्टीयरिंग शहबाज शरीफ साहब के हाथ में था, हम 18 माह में 2017 का पाकिस्तान ना बना सके, ये एक हकीकत है। और नवाज शरीफ अगर 18 माह में भी 18 माह की हुकूमत भी करते, वो 2017 का पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाते। बहुत बड़ी बात कर दी और बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। जावेद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे जावेद लतीफ़ साहब, जिससे ज़ाहिर है यकीनन हम सवाल कर रहे थे। बहुत सारे और सवालात थे, तशनगी रही उन सवालात को। कुछ सवालात के जवाबात उन्होंने क्लियर दिए और कुछ सवालात के जवाबात के हवाले से आपको अंदाज़ा है कि हमने बड़ी कोशिश की कि वो उनसे वो बातें भी सामने लाएँ जाएँ जो कि मैं नहीं, ख़ुद PMLN के लीडर्स, वर्कर्स जो हैं, वो इस बात पर आज तक कन्विंस नहीं है कि एकदम क्या हो गया कि 2 लंदन से चले वज़ीर आज़म और आपके जब 8 फरवरी का रिज़ल्ट सामने आता है तो पूरी कार्रवाई, सारी चीज़ें, इवन कि जब उनको अदालतों में रिलीफ मिल रहा था उस वक्त भी लोग ये कह रहे थे कि इसीलिए रिलीफ मिल रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और मियां नवाज शरीफ साहब की ख़ुद भी स्टेटमेंट थी कि मैं हुकूमत
बनाने के बाद 2013 से 17 की जो हुकूमत थी उसमें ले जाऊंगा, पाकिस्तान को इन मौशी मसाइल से, बहरान से निकाल लूँगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की जगह शहबाज शरीफ साहब आ गए और वो अब हुकूमत चला रहे हैं। वक्त ख़त्म हो जाता है नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।